चलिए हम आ गए हैं अब अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न जो कि 36 है। 36 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि एक सेट दिया हुआ है जिसमें है 61, 62 टू 100 तक दिया हुआ है काउंटिंग नंबर। 61 से लेकर के 100 तक काउंटिंग नंबर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि एक सेट है जिसमें 61, 62 से लेकर 100 तक में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। क्या हमसे कह रहा है कि इस सेट में जो दूसरा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होगा, दूसरा जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होगा और दूसरा जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा उसका योग कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए ना देखते हैं। आइए चलिए, अगर हम बात करें इस सेट की तो इस सेट में जो पहला सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, इस सेट में 61 से 100 तक के जो बीच में जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है वह है हमारा 61। और इसमें सबसे बड़ा जो अभाज्य संख्या है वह हमारा है 97। यह हमारा पहला जो है सबसे छोटा और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें कि दूसरा सबसे छोटा और दूसरा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है, इसे छोड़कर दूसरा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 61 के बाद जो इसमें हमारा जो 61 के बाद जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा वह होगा 67। और वहीं अगर बात करें 97 के अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होगा तो वह होगा हमारा 89 होगा। और हमसे यही पूछ रहा है कि इस सेट में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दूसरी 97 के बाद जो हमसे सबसे दूसरा बड़ा अभाज्य संख्या है वह है 89। और दूसरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो पहला सबसे छोटा अभाज्य संख्या 61 है और दूसरा 61 के बाद जो दूसरा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है वह है 67। और हमसे यही पूछ रहा है कि दूसरा सबसे छोटा अभाज्य संख्या और दूसरा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको जोड़ दीजिए ना, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16, 6, 8, 7, 15 और 8 से 14 और 15, 156 आ जाएगा। और हमसे यही पूछ रहा है कि इसका योग कितना होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 156, 156। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा 156, ऑप्शन ए। चलिए, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न है कि n का न्यूनतम मान, n का जो है न्यूनतम मान जिसके लिए 2n+1 एक रूढ़ संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। हमसे n का न्यूनतम मान पूछ रहा है, n का जो है मिनिमम मान पूछ रहा है जिसके लिए 2n+1 एक रूढ़ संख्या नहीं है। तो देखिए ना, n का कौन सा मान यहाँ रखेंगे कि हमारा जो 2n+1 का वैल्यू आएगा वह रूढ़ संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। और हमें इन्हीं चारों ऑप्शन में से देखना है। तो देखिए ना, n का न्यूनतम अगर हम n के जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 7 क्या है, रूढ़ संख्या है। 7 क्या है, रूढ़ संख्या है, अभाज्य संख्या है। और हमसे कह रहा है कि एक रूढ़ संख्या नहीं है, तो ये तो रूढ़ संख्या है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। और वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया है 4 और n के जगह पर अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, n के जगह पर अगर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। और 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 9 जो है भाज्य संख्या है। 9 क्या है, भाज्य संख्या है। 9 क्या है, भाज्य संख्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। n का जो है न्यूनतम मान 4 रखेंगे तो हमारा 2n+1 का जो वैल्यू है वह रूढ़ संख्या नहीं होगा, यानी कि भाज्य संख्या होगा। रूढ़ संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। अगर 5 पुट करके देखिए ना, 5 पुट करके रखते हैं तो 5 पुट करेंगे तो 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 क्या है हमारा, 11 रूढ़ संख्या है। 11 क्या है, रूढ़ संख्या है। तो हमसे रूढ़ संख्या नहीं है पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि रूढ़ संख्या नहीं है। तो n का मान 3 रखेंगे तो हमारा रूढ़ संख्या है। n का मान 4 रखेंगे, n इक्वल टू अगर हम 4 रखेंगे
तो हमारा रूढ़ संख्या नहीं मिल रहा है, हमारा क्या मिल रहा है, भाज्य संख्या मिल रहा है। और n का मान यदि हम 5 रख रहे हैं, n का मान यदि हम 5 पुट कर रहे हैं, तभी हमारा क्या मिल रहा है, अभाज्य संख्या मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है 38, कह रहा है कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n जो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जब n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया है। तो चलिए ना देखते हैं। अगर हम बात करें n जो है, कह रहा है कि n जो है वह क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम जानते हैं, n जो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वह होता है 101। और हमसे यही कह रहा है कि 101 को यानी कि n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो n का मान क्या है, 101 है। और 101 को हम 13 से विभाजित करेंगे तो हमारा जो शेषफल है वह कितना बचेगा। तो देखिए ना, 13 से इसमें कितना बार में भाग लगेगा, तो 7 बार में लगेगा, 91। और 91 अगर 101 में 91 घटाएंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वह हो जाएगा 10। शेषफल जो आएगा वह हो जाएगा 10। तो यही हमसे पूछ रहा है कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और जब n को 13 से विभाजित किया जाता है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होता है। और 101 को 13 से विभाजित करने पर हमारा जो आंसर आएगा वह होगा, शेषफल आएगा वह हो जाएगा हमारा 10। और 10 हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। महत्तम और लघुत्तम यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। महत्तम यानी कि बड़ी और लघुत्तम यानी कि छोटी। महत्तम यानी कि बड़ी और लघुत्तम यानी कि छोटी। अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो, अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए ना, 100 से कम सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा। 100 से कम जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है वह होता है 97। 100 से कम जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होगा वह हमारा होता है 97। और अगर ये 100 से कम सबसे छोटा अभाज्य संख्या, 100 से कम सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है वह होता है 2। वह होता है 2। और हमसे इसी का अंतर पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए 97 में से 2 को घटा दीजिए तो हमारा हो जाएगा 95। और 95 हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 95। चलिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्याएं हैं। एक्स वाई तथा जेड जो है वह अभाज्य संख्या है तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है। तो एक्स का अधिकतम मान क्या है, पूछ रहा है कि एक्स का अधिकतम मान क्या है। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया है। यह जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो आइए ना देखते हैं। हमसे कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि एक्स का अधिकतम मान, एक्स का जो है मैक्सिमम मान पूछ रहा है कि कितना होगा। एक्स का मैक्सिमम मान कितना होगा। और एक्स का जो मान होगा वह हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। वह हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स वाई तथा जेड जो है अभाज्य संख्या है। तो एक्स मैक्सिमम तभी होगा, एक्स मैक्सिमम तभी होगा जब एक्स तथा वाई का वैल्यू जो है मिनिमम पुट करेंगे। एक्स तथा वाई का जो वैल्यू है उसे मिनिमम पुट करेंगे तभी
जो हमारा x का वैल्यू आएगा वह मैक्सिमम आएगा। तो x का मैक्सिमम वैल्यू रखना है तो हमें y और z का जो वैल्यू है मिनिमम पुट करना होगा, मिनिमम पुट करना होगा। तो देखिए ना, अगर हम y तथा z के जगह पर y तथा z के जगह पर 2 रखते हैं, y के जगह पर 2 रखते हैं और z के जगह पर 3 रखते हैं, तो हमारा कितना होगा? अभाज्य दो भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है और दोनों मिनिमम भी हमने रखा है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम घट कितना रहा है? घट कितना रहा है? तो हमारा घट रहा है कितना? 38 करना है, तो 5 हुआ है और 33 हमें 33 जो है हमें लाना है। तो ऑप्शन में 33 तो नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में 33 नहीं दिया हुआ है। अगर 33 पुट करेंगे, 33 पुट करेंगे तो ये ऑप्शन में भी नहीं दिया है, प्लस में ये क्या है? भाज्य संख्या है। यह क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो यह तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, 33 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 38 तो आ रहा है लेकिन 33 क्या है? भाज्य संख्या, और हमें भाज्य संख्या नहीं चाहिए, हमें अभाज्य संख्या चाहिए। तो थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, और जो x प्लस वाई प्लस जेड 38 है, देखिए ना, इस y को 2 ही रहने देते हैं और z के वैल्यू को थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं। 3 था, 3 से 5 कर देते हैं, 3 से 5 कर देते हैं, 3 से 5 कर देते हैं। अब देखिए क्या हो गया? 5 2 7, 5 2 7, दोनों का दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और अब कितना घट रहा है हमें 38 करने के लिए? 38 करने के लिए जो है हमें 31 कम हो रहा है, 31 कम हो रहा है। तो x का मान अगर हम 31 रखेंगे, x का मान यदि हम 31 रखेंगे तो हमारा जो योगफल है वह 38 हो जाएगा। जो हमारा योगफल है वह 38 हो जाएगा। और x का जो मान रखे हैं 31, वह क्या है? अभाज्य संख्या, क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा, x का जो मैक्सिमम मान होगा वह हो जाएगा 31। x का मैक्सिमम मान जो हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे हमसे कोई पूछ सकता है, हमसे यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि y और z का मान हमने 2 तथा 3 रखा था और 3 से पूछ करके इसको थोड़ा सा बढ़ाया था 5। अगर हमसे कोई कह दे कि y का मान जो है 3 रखते हैं और 2 का मान y का मान जो है सॉरी, हमसे कोई कह दे कि y का मान जो है 3 करते हैं और z का मान 5 करते हैं, y का मान 3 करते हैं और z का मान क्या है? 5 कर देते हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा? तो 5 3 8 तो हो जाएगा, 5 3 8 तो होगा। और घट कितना रहा है हमसे? 30 घट रहा है, और 30 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 30 हम लेंगे तो 30 एक मेरा भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए जो है हमारा जो आंसर है वह है 31 करेक्ट है। 31 जो है करेक्ट है। x का मान जो है मैक्सिमम 31 होगा, x का मान मैक्सिमम 31 होगा। चलिए, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वह है कि यदि q प्लस 2 q प्लस 6 सभी अभाज्य संख्या, यदि q प्लस 2 q प्लस 6 सभी अभाज्य संख्या है, तो 3q प्लस 9 का मान क्या हो सकता है? 3q प्लस 9 का मान क्या हो सकता है? तो देखिए ना, हमसे क्या क्या दिया हुआ है, हम कि q दिया हुआ है, q प्लस 2 दिया हुआ है, और क्या है? q प्लस 6 दिया हुआ है, q प्लस 6 दिया हुआ है। और क्या करा है कि सभी के सभी अभाज्य संख्या, सभी का सभी अभाज्य संख्या है। तो देखिए ना, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें q, और q से यहाँ कितना बढ़ा है? q से कितना बढ़ा है? तो q से प्लस 2 बढ़ा हुआ है। यहाँ से q से जो है q प्लस 2 कितना ज्यादा है? प्लस 2 ज्यादा है। और q प्लस 2 से q प्लस 6 की बात करें तो कितना अधिक है? तो प्लस का 4 अधिक है, प्लस का 4 अधिक है, प्लस का 4 अधिक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या को पहले लिख लेते हैं, अभाज्य संख्या को जो है पहले लिख लेते हैं। तो लिखिए ना, अभाज्य संख्या पहला क्या होता है? 2 होता है, 2 होता है, 3 हो गया, 5 हो गया,
7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया, 23 हो गया। चलिए इतना काफी है, 23। अब देखिए कि कौन सा जो संख्या है इसमें, कौन इस सारे के सारे अभाज्य संख्या है, और देखिए कौन सा संख्या जो है +2 और +4 से बढ़ रहा है, कौन सा संख्या जो है +2 और +4 से बढ़ रहा है। तो देखिए ना 3 नहीं 2 से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 4 से नहीं बढ़ रहा है। 5 देखिए 5 2 से बढ़ रहा है और फिर 4 से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 +2 से बढ़ा, +2 से बढ़ा, +2 से बढ़ा, और क्या है देखिए 7 से +4 से बढ़ा, +4 से बढ़ा। यानी कि Q का जो मान है वह 5 हो सकता है। Q का जो मान है 5 हो सकता है, क्योंकि इस सीरीज में यह फिट बैठ रहा है, इस सीरीज में जो है यह फिट बैठ रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे भी कोई बैठ सकता है। देखिए ना 11, देखिए 11 क्या है +2 से बढ़ रहा है, +2 से बढ़ रहा है, और फिर 13 से +4 से बढ़ रहा है, +4 से बढ़ रहा है। यानी कि 11 भी हमारा जो है Q का मान हो सकता है। Q का मान जो है 11 भी हो सकता है। और कोई बढ़ रहा है ऐसा देखिए, तो 13 4 से बढ़ रहा है, नहीं 17 2 19। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ +2 से बढ़ रहा है, +2 से बढ़ रहा है, और यहाँ क्या है +4 से बढ़ रहा है, +4 से बढ़ रहा है। तो हमारा Q का मान 17 भी हो सकता है। Q का मान जो है 17 भी हो सकता है। और से पूछ रहा है कि यदि Q+2 Q+6 सभी अभाज्य संख्या है, तो 3Q+9 का मान क्या हो सकता है। 3Q+9 का मान क्या हो सकता है। तो हमें सबसे पहले Q का मान पता होगा, तभी 3Q+9 का मान पता लगा सकते हैं। तो देखिए ना Q का 3 वैल्यू निकल रहा है, 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, दूसरा 11 भी हो सकता है, और तीसरा जो है 17 भी हो सकता है। तो देखिए ना तीनों मान पुट करके देखते हैं, तीनों मान जो है पुट करके देखते हैं Q के लिए। तो Q का जो है तीनों वैल्यू पुट करके देखते हैं, और देखते हैं कि कौन सा जो है वैल्यू सही आ रहा है। चलिए 3Q+9। चलिए ना अगर हम Q के जगह पर पहला वैल्यू पुट करते हैं, Q के जगह पर 5 पुट करते हैं, 5 यदि हम पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 दिया 15 और 9, 15 और 9 24 हो जाएगा, 15 और 9 24 हो जाएगा। अगर हम Q के जगह पर 11 पुट करते हैं, Q के जगह पर 11 पुट करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 तिया 33 और 9 33 और 9 हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। वहीं अगर हम Q के जगह पर 17 पुट करते हैं, Q के जगह पर 17 पुट करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 17 तिया 51 और 9 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखिए ना हम जब Q का मान निकालें, Q का जब हम वैल्यू निकाले, तो हमारा जो आंसर है क्या क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, 42 आ रहा है और 60 आ रहा है। 3Q+9 का जो वैल्यू आ रहा है वह 24 आ रहा है, 42 आ रहा है और 60 आ रहा है। तो देखिए ना कौन सा ऑप्शन में जो है यह वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में यह वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए 18 तो नहीं है इसमें, केवल 42, तो केवल 42 थोड़ी है, 60 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। केवल 60 तो नहीं, केवल 60 भी नहीं होगा, क्योंकि 42 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है। और ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया हुआ कि 42 या 60, तो 42 या 60 ये दो आ रहा है, एक तो नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 42 या फिर 60 हो जाएगा। Q का जो है 3Q+9 का वैल्यू या तो 42 होगा या फिर 60 हो सकता है। चलिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न जो है, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न जो है वह है 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल तथा अंतर क्रमशः किससे विभाज्य होगी। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल तथा अंतर क्रमशः किससे विभाज्य होगी। तो आइए ना देखते हैं, 2 अंकों की हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए ले लिए
32 ले लिए, 32 ले लिए। अब कह रहा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अगर हम यदि अंक को पलट दें, यानी कि 3 2 है, इसको पलट दिए, 2 3 कर दिए। अब कह रहा है कि अंकों पर बनी संख्या का योगफल, योगफल तो जोड़िए ना, योगफल कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 3 2 5, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और अगर वही अंतर की बात करें तो देखिए 3 2 लिए हैं और इसको पलट के कितना हो जाएगा, माइनस का 23, माइनस का 23। अब घटा दीजिए, 12 में से 3 गया कितना, 9, और हो गया 9 बचा। तो देखिए ना, हमसे यही पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या के योगफल। तो 2 अंक का एक संख्या ले ली तथा अंकों को पलट के और इसका योगफल निकाल दिए, तो कितना आया, 55 आया, 55 आया। और 2 अंकों की संख्या तथा उसी अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर, तो अंतर जब किए तो हमारा 9 आया। तो पूछ रहा है कि अंतर किससे विभाज्य हो गया, किससे विभाज्य हो गया। तो देखिए ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 55 जो है 11 से तो विभाज्य होगा, और योगफल 11 से विभाज्य होगा, लेकिन अंतर जो है वह 13 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, गलत है। वहीं अगर हम देखें ऑप्शन बी को, तो ऑप्शन बी क्या है कि 11 से विभाज्य हो गया, और अंतर जो है 9 से विभाज्य होगा। 11 से तो कटेगा ही कटेगा और 9 से भी कटेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह हमारा सही है, ऑप्शन बी जो है सही है। अब देखिए ऑप्शन सी में दिया है कि 9 और 11, तो देखिए ना कि अगर हम 11 9 दिया है और 9 11 दिया है, तो कोई ये सोच सकता है कि 11 9 होगा तो 9 11 क्यों नहीं हो सकता है। तो हमसे देखिए ना पूछ रहे कि योगफल तथा अंतर जो है, योगफल तथा अंतर क्रमशः पूछ रहा है, क्रमशः। तो पहले योगफल जो है 11 से कटेगा, और इसके बाद जो है अंतर पूछ रहा है, तो अंतर हमेशा 9 से कटेगा। तो इसलिए हम पहले 11 और पहले 9 को प्रेफर करेंगे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और एक चीज नोट में लिखिएगा, एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल सदैव 11 से विभाज्य होता है, सदैव जो है 11 से विभाज्य होता है। और 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर जो है वह हमेशा 9 से विभाज्य होता है। लिख लीजिए नोट में कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल तथा अंतर क्रमशः 11 तथा 9 से सदैव विभाज्य होता है, 9 से सदैव विभाज्य होता है। नोट में लिख लीजिएगा कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल तथा अंतर हमेशा 11 तथा 9 से विभाज्य होता है, हमेशा 11 तथा 9 से विभाज्य होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है 3 अंकों की संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या, 3 अंकों की संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या 6 से सदैव विभक्त होगा, 9 से सदैव विभक्त होगा, या फिर 6 तथा 9 से विभक्त होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी में डाटा इनसफिशिएंट, कि डाटा पर्याप्त नहीं है। तो देखिए ना, 3 अंकों की संख्या अगर हम कोई ले लेते हैं, मान के चलिए 3 अंकों की संख्या ले लिए, चलिए
101 ले लिए, 101 ले लिए, और हमसे क्या करा कि इसके अंकों का योग घटाने पर, तो इसके अंकों का योग कितना होगा, 1 और 0 और 1 2 हो जाएगा, तो योग को घटा दीजिए, यानी कि कितना, -2, -2, हमारा कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब हमसे यही पूछ रहा है कि 3 अंकों की संख्या में से इसके अंकों का जो योग है, यानी कि इस तीनों संख्या को जोड़े तो हमारा योग जो है वह 2 आया, तो वही पूछ रहा है कि अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या जो है किससे विभक्त होगा, तो जो 99 है वह किससे विभक्त होगा, तो देखिए ना, 6 से तो 99 नहीं कटेगा, 6 से 99 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से जो है कटेगा, 9 से कटेगा, 6 तथा 9 ये तो नहीं होगा, क्योंकि 9 से तो कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, तो हमारा जो सही आंसर है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो है बी 9 से सदैव विभक्त होगा। और नोट में लिख लीजिएगा, नोट में यहाँ भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या अधिकतम 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। नोट में जो है लिख लीजिएगा कि 3 अंकों की संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या जो है अधिकतम 9 से विभक्त होगा, अधिकतम 9 से विभक्त होगा, मिनिमम आप 3 से भी हो सकता है, जो 9 से विभक्त होगा 3 से भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वह 9 से विभाज्य होगा, मैक्सिमम 9 से विभाज्य हो गया। तो आप इसको भी लिख लीजिए नोट में कि 3 अंकों की संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर जो प्राप्त संख्या है वह सदैव अधिकतम 9 से विभाज्य होता है, सदैव अधिकतम 9 से विभाज्य होता है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो, और इसको मिटाते हैं, और इसको मिटाने के बाद जो है आगे के प्रश्न को देखते हैं, और लगभग ये चैप्टर जो है वह खत्म हो चुका है, 2 या 3 प्रश्न और होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसको करते हैं और ये चैप्टर जो है समाप्त करते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, वो कहता है कि 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर विभाज्य होता है। क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर विभाज्य होता है। तो आइए ना चेक करते हैं, 2 क्रमागत विषम संख्या लेते हैं। पहला मान के लिए 1 ले लिए और दूसरा 3 ले लिए, दोनों क्या है, क्रमागत है और विषम संख्या है। तो हमसे क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग का अंतर करते हैं। तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए ना एक और देखते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। अब देखिए क्या करना है हमें कि इनके वर्गों का अंतर करना है। तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, -3 का वर्ग करेंगे, -3 का वर्ग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 25 - 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर विभाज्य होता है किससे। तो देखिए ना, किससे विभाज्य होगा, 8 से होगा या फिर 4 से होगा या फिर 16 से होगा। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 8, ऑप्शन में दिया हुआ है 8 से तो विभाज्य होगा। देखिए ना, होगा, एकदम होगा, 8 से विभाज्य होगा, 8 से 16 भी विभाज्य होगा। तो एक नोट में लिखिएगा, कि 2 क्रमागत
क्रमागत विषम दो क्रमागत विषम विषम संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा अधिकतम 8 से विभक्त होगा, 8 से विभक्त होगा या फिर विभाजित होगा, 8 से विभक्त होगा या फिर विभाजित होगा। दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर जो है हमेशा अधिकतम 8 से विभाज्य होगा। न्यूनतम 4 से भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में जो है हमारा 8 दिया हुआ है, तो इसलिए हम जाएंगे 8 के साथ। और यह जो नोट्स है यह काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यह नोट्स है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह नोट जो है सभी जगह अप्लाई होगा, जहां भी इस तरह का प्रश्न होगा, वहां जो है यह नोट अप्लाई होगा ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, चलिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे विभक्त होगा, किससे विभाजित होगा। तो देखिए ना, दो क्रमागत सम संख्या लेते हैं। पहला मान चलिए ले लिए सम संख्या, तो चलिए 2 ले लिए और 4 ले लिए, 2 ले लिए और 4 ले लिए। तो हमसे क्या कर रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग का अंतर करते हैं, इसके वर्ग का अंतर करते हैं, तो हो जाएगा 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16, और 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, और इसका अंतर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। वहीं हम अगला सम संख्या लेते हैं, तो हो जाएगा 4 और 6 ले लिए। अब इसके वर्ग का अंतर करेंगे, अगर हम इसके वर्गों का अंतर करेंगे तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 20 हो जाएगा। यानी कि दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे विभक्त होगा। तो हमारा आंसर है कि देखिए 12 किससे विभाज्य होगा, 3 से होगा, लेकिन 20 3 से होगा नहीं होगा, 4 से 12 विभाज्य होगा और 20 भी होगा, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बी वह सही होगा। अब 6 से 12 होगा लेकिन 20 नहीं होगा, 7 से कोई नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 4 से विभक्त होगा। और नोट में लिख लीजिएगा कि दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभक्त होगा, हमेशा 4 से विभक्त होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है हमेशा जो है 4 से विभक्त होगा, हमेशा क्या है 4 से विभक्त होगा। चलिए अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और है कि हमेशा जो 4 से विभक्त होगा,
4 से ज्यादा 4 से कम से भी हो सकता है। जो 4 से भी विभाजित होगा वह 2 से भी विभाजित होगा, जो 4 से विभाजित होगा वह 2 से भी विभाजित होगा। तो अधिकतम जो है, अधिकतम अधिकतम यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम, अधिकतम 4 से विभक्त होगा, अधिकतम जो है 4 से विभक्त होगा। चलिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, हमारा क्या है, अगला और सबसे अंतिम प्रश्न है। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किसी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर उन संख्याओं के बीच में डैश डैश है बराबर होता है। किसी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर उन संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, कि अंतर के बराबर होता है, कि गुणनफल के बराबर होता है, कि भागफल के बराबर होता है। तो आइए ना देखते हैं। आइए दो क्रमागत पूर्ण संख्या ले लीजिए, मान के चलिए 1 ले लिए और 2 ले लिए। क्या है, दोनों क्रमागत पूर्ण संख्या है और क्या है, क्रमागत है, क्रमिक है। अब क्या कर रहा है कि पूर्ण संख्या वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के इसके बीच का अंतर करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। चलिए 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं। अब इसके बीच वर्गों का अंतर करते हैं, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और अंतर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और संख्या ले लीजिए, एक और संख्या ले लीजिए पूर्ण संख्या। तो 0 भी ले सकते हैं, 0 और 1 भी ले सकते हैं, 0 और 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है और 0 1 क्या है, क्रमागत भी है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, और 0 का जो 0 रह जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो हमसे यही पूछ रहा है कि किसी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर उन संख्याओं के योगफल के बराबर है, कि अंतर के बराबर है, कि गुणनफल के बराबर है, कि भागफल के बराबर है। तो देखिए ना, दो क्रमागत संख्या लिए और इसके वर्ग का अंतर किए तो हमारा क्या आया, 3 आया। और 3 क्या है, इन दोनों संख्या के योगफल के बराबर है, इन दोनों संख्या के योगफल के बराबर है। 1 और 2 3 के बराबर है। वहीं इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर किए तो 5 आया, और 5 क्या है, 2 और 3, यानी कि 2 3 के योगफल के बराबर है। वहीं अगर हम बात करें 0 और 1 की, तो क्या आया, 1 आया, और 1 क्या है, 0 और 1 का योगफल है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि किसी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर उन संख्याओं के योगफल के बराबर होगा, योगफल के बराबर होगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, तो योगफल के बराबर होगा। और हमारा जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो एक नोट में यहाँ भी लिख लीजिएगा, नोट यहाँ भी लिख लीजिएगा कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर जो है, अंतर उन संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। नोट में इसको भी लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर जो है उन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा है। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर जो चैप्टर है वह खत्म हुआ, और इससे जो अगला चैप्टर होगा वह होगा बाइनरी टू डेसिमल नंबर के बारे में आगे पढ़ेंगे। और यह चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर समाप्त होता है, और इससे अगले क्लास में जो है नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।